जय हिंद। स्वागत है आपका आज नेशनलिज्म इन इंडिया के इस लास्ट लेक्चर में। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया के लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डांडी मार्च के बारे में, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे आज सीडीएम, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दोनों लोगों के बीच में हुआ। ठीक है, तो ठीक है, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूती दो और बैठ जाओ पानी की बोतल को साथ में लेकर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने दिमाग को जंजीरों से खोल दो और एकदम खुले मन से आज समझने का प्रयास करेंगे सॉल्ट सत्याग्रह का, डांडी मार्च का, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, सारी चीज़ों को आज बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जितनी भी टेंशन है उसको एक साइड किनारे रख के आज समझते हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर जो भी हो 6 शायद। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। तो हमारी कहानी जो थी, उस दिन हमने साइमन कमीशन को देखा था। साइमन कमीशन भारत में आया और फिर किस तरह से साइमन कमीशन का विरोध किया, फिर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किस तरह से फिर वो फांसी पर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि साइमन कमीशन के उसमें साइमन कमीशन को हटाने के लिए फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने निकाली, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने। और फिर उसको जब नकारा गया तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी बुरा लगा और फिर उसके बाद 1930 में पहली बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया लाहौर में और उस दिन मनाया गया पूर्ण स्वराज दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और इसी डेट को याद करने के लिए हमारा जो संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार हो गया था। ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और लेक्चर देखिए, कौन सा, इसके पीछे वाला, और फिर यहाँ आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातों को एक्साइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा, लेकिन गांधी जी का सरनाम नहीं आ रहा था उस लेक्चर में, तो गांधी जी कहाँ गायब हो गए थे? तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। देखो, गांधी जी के बारे में अभी हमने सबसे पहले जो गांधी जी जो थे, तो गांधी जी ने जो अपना मूवमेंट किया था वो NCM किया था, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट। अब फिर नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हो गया? क्योंकि 1922 में क्या हो गया, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। अच्छा सर, हमको पता है सर, ये कहाँ था बेटा? गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर। सर हमको गोरखपुर भी पता है। सर ये कहाँ? अरे सर ये यूपी में ही तो है। अच्छा ये बात हुई। अच्छा सर हमको ये भी पता है हुआ कब है? सर फरवरी में हुआ था। ओ बहुत सही भाई। तो सर हमने ये सारी बातें तो सर देख ली थी कि NCM। फिर उसके बाद गांधी जी को जेल हुई थी और गांधी जी को 6 साल की जेल हुई, लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया 2 ही साल में। तो ये सारी बातें तो हम देख चुके थे। 1924 में छोड़ दिया गया। अब क्या होता है, गांधी जी ने जब ये साइमन कमीशन वगैरह सारी चीज़ें देखी तो गांधी जी को लगा कि हाँ यार कुछ मज़ा आ नहीं रहा है, लोग डावाडोल रहा है भाई। अब लोग फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को फिर इकट्ठा किया जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको शांति से बैठने मत दो, इनको शांति से बैठने मत दिया जाए इन अंग्रेजों को। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की 1928 में। कब की? 1928 में कलकत्ता सेशन में की। और फिर उसके बाद क्या किया, युवा पुरुषों को जोड़ने के लिए, युवा पुरुषों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक इंसान होते हैं कौन? युवा, यूथ। तो यूथ को जोड़ने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का पद था, कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया किसको? जवाहरलाल नेहरू को। बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था सर जवाहरलाल नेहरू कि युवा आकर्षित हो जाएं। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, प्रेसिडेंट बनाया कि जिससे हमारे पास युवा लोग आकर्षित हों, युवा लोग हमारी तरफ आएं और फिर हम एक बड़ा मूवमेंट कर सके। तो गांधी जी की ये चाल थी, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया। अच्छा सर यहाँ तक की बात ठीक थी, लेकिन गांधी जी क्या थे, गांधी जी भांप चुके थे कि 1939 में क्या होने वाला है। 1939 में क्या होने वाला है? 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या होने वाला है सर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या होगा, जर्मनी अपनी चरम सीमा पर है, जर्मनी घुस के मारेगा ब्रिटेन पे। जर्मनी में बैठा कौन है? हिटलर। जर्मनी में कौन बैठा है? हिटलर। इसीलिए हमने कहा था गांधी जी बहुत ज़्यादा दूरदर्शी आदमी, आगे की सोच रखते थे। बताओ 1939 में होना, 1930 में भाप लिए, 9 साल पहले ही, 9 साल क्या 10 साल पहले ही भाप लिए 1929 में ही कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा जरूर। क्योंकि हिटलर अपनी चरम सीमा पर था, वो रुक ही नहीं रहा था, उसको पूरे विश्व पर कब्जा ही करना था और ब्रिटेन को बहुत बुरी मार मारने वाला था हिटलर।
ये बात समझ में आ गई। अब तुम खुद बताओ, अगर तुमने काफ़ी 4-5 लोगों के घर के ऊपर कंट्रोल किया है, लेकिन एक आदमी ऐसा अलग से है जिसके ऊपर तुमने कंट्रोल नहीं किया है, और वो भी क्या करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है, और वो तुम्ही को मारना चाह रहा है, तो तुम क्या चाहोगे? तुम ये चाहोगे कि हम उससे तभी निपट पाएंगे जब ये 4 शांति बनाए रहें। जिन पर तुमने कब्जा किया, अगर वो शांति बनाए रखेंगे तभी तुम लड़ पाओगे। अगर 4 घर में ही तुम्हारा विद्रोह मच जाए, तुम बाहर वालों से लड़ पाओगे। तो अंग्रेज यही चाह रहे थे कि बस किसी तरह से चारों तरफ भाई एकदम शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। अगर चारों तरफ शांति बनी रहेगी तो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे हिटलर से। अब क्या हुआ, गांधी जी भांप ले गए, अंदर से होने कैसे देंगे हम तुमको अंदर शांति से रहने नहीं देंगे, तुम बाहर भी शांति से नहीं रहोगे, अंदर से भागोगे। तो भाई बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था सर गांधी जी ने। और फिर क्या करते हैं, गांधी जी इरविन को कुछ लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गांधी जी इरविन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें डिमांड लिखते हैं। गांधी जी इरविन को क्या लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उसमें डिमांड्स करते हैं। ठीक है, उसमें डिमांड्स करते हैं, और वो डिमांड्स सारी ऐसी होती हैं कि इरविन कभी पूरा ही ना करे। उन्हीं में से था सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना, यानी सॉल्ट पर पहले क्या था, पहले सिर्फ नमक कौन बना सकता था, अंग्रेज बना सकते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि भैया इरविन जी ये जो सॉल्ट वाला है ये भी हटाना पड़ेगा। तो 11 कुल मिला के 11 मांगे ऐसी की कि इन गांधी जी ने इरविन से मांगे ऐसे की कि इरविन कभी पूरा ही ना करे। अब इसके बारे में तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो, गांधी जी चाहते थे कि इरविन हमारी बात कभी ना माने। ठीक है, इरविन नहीं चाह रहा था कि हम गांधी जी की बात ना माने, गांधी जी चाह रहे थे कि इरविन हमारी बात ना माने। और वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि गांधी जी ने कहा कि बेटा 31 जनवरी को हम दे रहे हैं तुमको ये लेटर। कब दे रहे हैं? 31 जनवरी को। और हमारी मांगे 11 मार्च से तक पूरी हो जानी चाहिए। कब तक पूरी हो जानी चाहिए? 11 मार्च तक। और अगर 11 मार्च तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम क्या कर देंगे, हम आंदोलन कर देंगे। हम क्या कर देंगे? आंदोलन। यहाँ पर समझने की बात यह है कि गांधी जी खुद ही ये चाह रहे थे कि इरविन हमारी बात ना माने, जिससे हम क्या कर सकें, आंदोलन। क्योंकि हमको घर में तबाही मचानी है। अगर हम घर में शांति पैदा करेंगे तभी तो ये दुश्मन से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिटलर तो इनको मारने वाला है, हम भी अंदर से मारेंगे, दोनों तरफ से मार खाएंगे तब भागेंगे। तो गांधी जी का ये दिमाग था। और ये बात ऐसी हुई, गांधी जी ने इनको डिमांड्स मांगे इरविन से, और इरविन ने क्या कर दिया, मना कर दिया। और 11 मार्च तक की बात, 11 मार्च तक की मोहलत दी थी गांधी जी ने। जैसे ही 11 मार्च तक नहीं हुई, गांधी जी ने 12 मार्च को क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने क्या कर दिया, 12 मार्च को 1930 क्या कर दिया, डांडी मार्च स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? डांडी मार्च। कहाँ से कहाँ तक सर? साबरमती से डांडी तक, साबरमती आश्रम से डांडी तक, साबरमती आश्रम टू डांडी। ठीक है, अच्छा सर, ये साबरमती टू डांडी जो आश्रम था ये 240 माइल था। कितना था? 240 माइल। 240 माइल की अगर हम बात करें किलोमीटर में तो इसको 390 किलोमीटर कहते हैं। 78 लोगों के साथ में इसको किया था। 78 वॉलेंटियर्स थे। जब गांधी जी ने स्टार्ट किया डांडी मार्च तो इनके साथ साथ 78 लोग चल रहे थे। 78 वॉलेंटियर्स यानी अनुयायी, 78 अनुयायी इनके साथ साथ चल रहे थे। इस वॉलेंटियर्स में से इनके पास जो थी एक बहुत महान थी, जिनको हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला जिन्हें कहा जाता है। कौन है वो? कौन है? अब तुम इसको ढूंढ के लेके आओगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? चलो अच्छा लिख देते हैं। सरोजनी नायडू भी इनके साथ थी। कौन थी? सरोजनी नायडू भी इन्हीं के साथ में थी। 78 लोगों के साथ में से 78 लोगों के साथ में से ये शुरू करते हैं साबरमती से डांडी। साबरमती आश्रम कहाँ है? अच्छा, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजरात। साबरमती आश्रम से 240 मील, जिसको 390 किलोमीटर में अगर कहा जाए तो 390 किलोमीटर आएगा। और साबरमती आश्रम से डांडी तक की पैदल यात्रा कवर करते हैं। अच्छा, ये पैदल कवर करने की यात्रा इसलिए थी क्योंकि ऐसा ही नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन ने किया था। तो गांधी जी ने ये बात वहाँ से पेरिस मार्च से ली, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं।
जब आप पैदल चलेंगे तो लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित हो। और गांधी जी ने दांडी मार्च की किस लिए? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आंदोलन करना है ना। बहुत तेज दिमाग है सर, बहुत जिंदा दिमाग है, यही तो है जिंदा दिमाग। अब तुम्हारे पास जिंदा दिमाग नहीं है, तुमको करना क्या है बताया था। महात्मा बुद्ध वाला एक वीडियो देखो जाके, मैंने डाला था, चिंतन मनन ध्यान। देखो बहुत प्यारी चीज़ें कही गई हैं। आज इंसान जो है वो पूरा सुख समृद्धि के पीछे भाग रहा है। दो एग्जाम्पल हैं पूरे विश्व के कि दो ही सोने की सबसे जो शहर थे, दो ही थे, एक श्रीलंका, सॉरी एक लंका और एक द्वारिका। दोनों ही बस गए, दोनों ही जल में चले गए। जल में मतलब एक जल गया, एक जल में गया, ठीक है। एक में आग लगी और एक जल में विलीन हो गई। दोनों से ये बताया जा रहा है कि आप जिस चीज़ जिस चीज़ की तरफ भाग रहे हो, जिस चीज़ से आप मुँह है, वो क्षणिक है, वो सदैव के लिए है ही नहीं। नथिंग इज परमानेंट, महात्मा बुद्ध ने कहा है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी हरदम के लिए नहीं होता। यानी आप जिस पल जी रहे हो, ये जो पढ़ रहे हो ना, इसको आनंदित होकर के पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो। कल क्या है कोई भरोसा नहीं, एंजॉय के साथ पढ़ो। जो भी करना है तुमको वो एंजॉयमेंट के साथ करना है। ये इसलिए कोई भी काम नहीं करना है कि आज हम करेंगे तो हमको कल एंजॉयमेंट मिलेगी। क्या भरोसा? फ्यूचर इज मिस्ट्री और पास्ट इज हिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, ठीक है। तो प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए और प्रेजेंट को एंजॉय के साथ। यही कहना चाहूँगा, आप अगर एंजॉय नहीं मत पढ़ो, छोड़ दो। जिस चीज़ में तुम्हारा मन नहीं लगता वो मत करना, तुम्हारे जीवन में उसका कोई भी उपयोग नहीं है। क्योंकि तुमने ये देखा होगा, तुम्हारे जीवन में काम वही चीज़ें आती जो तुमने मन से की होंगी। मन से नहीं करोगे काम नहीं आएंगी। ये जो समय तुम कमा रहे हो ना, जिन सब चीज़ों के पीछे जो काम नहीं आएंगे, व्यर्थ है। तो तुम्हारे समय तुम्हारा समय जो बर्बाद जा रहा है ना, वो कभी काम नहीं आएगा, वो कभी काम नहीं आएगा। तो तुमको ये बाद में एहसास होगा। निरर्थक चीज़ें हैं वो, सार्थक चीज़ों को करो जिनमें तुम्हारा मन लग रहा है, और मन लगेगा वही चीज़ें आगे काम में आएंगी। जिनमें नहीं लग रहा उनको छोड़ो, दूसरी चीज़ फील्ड में जाओ। तुम्हारा फील्ड नहीं, मन नहीं लग रहा, छोड़ दो। हाँ, हम यही कह रहे हैं, रटने का प्रयास मत करना कि नंबर आएंगे, आज पढ़ लेंगे, कल मिल जाएगा, मत, छोड़ दो। नहीं करना है मत करो, लेकिन अगर मन लग रहा है तो अच्छे से करो, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सोचा कि अगर लोगों को इकट्ठा करना है तो पैदल ज़्यादा सामूहिक, पैदल जब चलेंगे तो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होंगे, ठीक है। क्योंकि पैदल जब लोग चलते रहते हैं तो ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं, और फिर एक नेशन का बहुत बड़ा लीडर, और उसके बाद धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा की। 240 मील थी, जो कि 240 मील को अगर हम किलोमीटर में कहें तो 390 किलोमीटर थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू भी उनके साथ थी। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। अब दांडी मार्च में क्या होता है कि ये चलते हैं कब? 12 मार्च को चलते हैं और ये 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे ये क्या करते हैं? एबॉलिश करते हैं सॉल्ट टैक्स को। किसको एबॉलिश करते हैं? सॉल्ट टैक्स को। मुट्ठी भर नमक बना करके एवापोरेशन के द्वारा ये सॉल्ट टैक्स को तोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट ही क्यों तोड़ा? बहुत सारे कानून थे अंग्रेजों के बनाए हुए, तोड़ सकते थे, सॉल्ट ही क्यों तोड़ा? बहुत इसके पीछे भी लॉजिक ये है क्योंकि जो सॉल्ट, जो नमक होता है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको खाना, सबके घर में नमक पड़ता है ना। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये एक यूनिटी को दर्शाता है, ये एकता को दर्शाता है अगर मैं नमक बनाना तोड़ूंगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ माना जाता है कि आप अगर किसी की नमक खाते हैं तो आप उसके गुलाम हैं, नमक हराम नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे बनाया हुआ, हम नमक अपना बनाया हुआ खाएंगे। एक ये बात, और भारतीय कल्चर को दर्शाता है। दूसरी बात ये दर्शाती है कि जो सॉल्ट है वो सब लोग खाते हैं, वो एकता को दर्शाती है। वो जितनी भी ये कास्टिज्म वगैरह, जो अमीरी और गरीबी का भेद है, उसको ख़त्म करती है ये सॉल्ट, उसको ख़त्म करता है। इसलिए सॉल्ट को ही चुना गया गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च में। और फिर दांडी मार्च में 24 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे अगर हम देखें तो 24 दिन लगे हैं, 18 6 24, और 24 दिन में कितने माइल कवर किया है? 24 डेज में कितने माइल्स? 240 माइल्स। तो सिंपल सी बात है, आपकी मैथ बहुत अच्छी है कि एक दिन में कितने माइल चलेंगे? 10 माइल। एक दिन में 10 माइल पैदल चल करके इन्होंने क्या किया?
पैदल चल करके इस 240 मील यानी 390 किलोमीटर यानी पूरा अगर 400 किलोमीटर माना जाए तो 400 किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 78 लोगों के साथ में ये चले थे और चलते 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 हजारों लोग जगह में इनसे जुड़ गए। होता ये था कि जिस रास्ते से ये गुजरते थे उस गांव जिस गांव से ये गुजरते थे उस गांव में जो जमींदार वगैरह भी होते थे ना, जो ऑफिशियल्स होते थे, वो अपनी पोस्ट रिजाइन कर देते थे। देख करके इस तरह से झटका देना स्टार्ट किया गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को। गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो समझ लीजिए आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पूरा एक इस हिस्सा है, एक पिलर है। अगर दांडी मार्च ना हुई होती तो शायद इतने लोग ना इकट्ठा हो पाते। और गांधी जी की बात ये, अब क्या होता, दांडी मार्च होती रोज रोज पर डे। इसकी कवरिंग्स को कहाँ दिया जाता, इसकी स्पीचेज वगैरह सारी चीज़ें कहाँ दी जाती, पेपर्स में। गांधी जी एक जगह चलते, रात में रुकते तो भाषण देते एक जगह पर, लोगों को अंदर देश प्रेम की भावना को जगाते और इस तरह से हजारों लोग इस किसमें, दांडी मार्च में जुड़ गए। अब क्या होता है इसके आगे फिर देखते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि दांडी मार्च जैसे ही गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, अब जब इतने हजारों लोग इकट्ठा हो गए तो गांधी जी को पता चला कि सर समय आ गया है, अब वाइड मूवमेंट का फिर से समय आया है और इस बार फिर मूवमेंट करना है। और इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, सीडीएम लॉन्च, सीडीएम क्या करते हैं अप्रैल में जैसे ही होता है, क्या करते हैं, लॉन्च्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कितनी प्यारी बात है सर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब समझा करो सारी चीज़ों का, बाकी सब चीज़ें बाद में समझते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितनी प्यारी बात है। सविनय, सा मतलब साथ, विनय यानी प्रेम पूर्वक, अवज्ञा मतलब डिसओबे करना यानी किसी की बात को मत ना मानना, आंदोलन का मतलब मूवमेंट। ठीक है, सविनय यानी प्रेम पूर्वक हम आपकी बातों का अनादर करेंगे, प्रेम पूर्वक जो आप बातें हमसे कहेंगे, जो आप हमसे करने के लिए कहेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनको ठुकरा देंगे। कितनी प्यारी बात है सर। गांधी जी अच्छा शब्द भी बहुत अच्छे ढूंढ के लेके आते थे। पहले नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट आया, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन की हम सहयोग नहीं करेंगे आपका। फिर लेके आते हैं सीडीएम नाम का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बात समझ में आई, यानी हम प्रेम पूर्वक अवहेलना करते हैं आपके आज्ञा की, और इसी का नाम रखा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सारी बातें वही हैं जो नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट में थी। क्या हुआ, ऑफिशियल्स ने रिजाइन किया, ऑफिशियल्स ने क्या किया, रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। ठीक है, और क्या हुआ, बहुत देखो, हाँ, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ठीक है, बंद कर दिया गया इन सबको। फॉरेन क्लॉथ्स वॉज बायकॉटेड। अच्छा सर, और भी बहुत सारी चीज़ें की गई होंगी, बिल्कुल की गई होंगी सर, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अभी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं आगे। चलिए, बस 2 मिनट की बातें, आपको आज बहुत तगड़ी बात बताने वाले हैं। एक 13 साल की एक लड़की के बारे में आज बताएंगे, उसके प्रेम के बारे में बताएंगे, किस तरह से देश प्रेम था उसके अंदर। फॉरेन क्लॉथ्स वॉज बायकॉटेड, और क्या था सर, अरे सर बहुत सी बातें थी, जैसे कि चौकीदारी टैक्स वॉज, चौकीदारी टैक्स, इसको लोगों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया ना, रिफ्यूज टू पे टैक्स। लोगों ने टैक्स पे बंद करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तरह तरह से लोगों ने क्या कर दिया, लोग अंग्रेज़ों की बातों को मानना अस्वीकार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में चारों तरफ से लोग इसमें क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेट करने लगते हैं। ऊपर क्या होता है, कश्मीर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक नई चीज़, एक खुदाई खिदमतगर नाम की पार्टी बनाई, जो उसने भी किसका सपोर्ट किया, सीडीएम का। किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने खुदाई खिदमतगर,
खुदाई खिदमतगर। ये पठान जानते हैं ना आप, मुस्लिम्स में होते हैं तो पठानों की थी, पठान लोग थे, उन्हीं की एक बनाई गई पार्टी खुदाई खिदमतगर। खुदाई खिदमतगर का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। क्या मतलब होता है? सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, यानी अल्लाह का नौकर, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, अल्लाह का नौकर। और इसमें क्या हुआ, इसमें से ये जो सेना थी इनको कहा गया रेड शर्ट, लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट आर्मी, ये जो थी रेड शर्ट पहनती थी। अब तुम्हारा ये होमवर्क है, तुम पता करके आओ कि रेड शर्ट आर्मी पहले चैप्टर में किसने स्टार्ट की थी। थोड़ा सा नाम स्टार्ट बता देंगे, गैरिबाल्डी हो गया, या गुज़िप मजीनी हो गया, या काउंट कैमिलो डी कैवर हो गए। तीन नाम है, काउंट कैमिलो डी कैवर और गुज़िप मजीनी और गैरिबाल्डी। तीन लोगों से मैं आप बताना रेड शर्ट आर्मी किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्होंने भी सीडीएम को सपोर्ट किया और इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की उसका नाम खुदाई खिदमतगर। खुदाई खिदमतगर को ही हम क्या कहते हैं, ये जो थे इसका मतलब क्या था, सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, यानी अल्लाह का नौकर। और इसमें से जो लोग, ये जिन आर्मी थी उसको कहा जाता था रेड शर्ट आर्मी, यानी लाल कुर्ती सेना। क्या कहते थे? लाल कुर्ती सेना। और फिर इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर से भी बहुत सपोर्ट मिला। कहाँ से मिला? मणिपुर, ऑल ओवर इंडिया से मिला। और नागालैंड में, भाई नागालैंड की तो बात ही अलग है, एक रानी गैदलियू थी, इन्होंने क्या किया, 13 साल में, सर जज्बा देखिए, 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को भारत देश प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया। रानी ने, नागालैंड की थी, इनके बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन ये भारत के महान क्रांतिकारियों की ये तौहीन है कि आज भारत के पुरुषों को इनका नाम न याद करके भारत के एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद है। आज इनके बारे में कोई बात नहीं होती है। आज हमारे भारत में महात्मा बुद्ध जैसे कि लोग इतने महान हुए हैं, हर्षवर्धन वगैरह हो गए, इतने महान महान राजा हुए हैं। और अगर इधर बात की जाए हमारे क्रांतिकारियों के, राजगुरु सुखदेव, इन सब लोगों की आज अगर बात की जाए तो कोई बात ही नहीं करता है। इन घूमने जाने के लिए प्लेसेस अलग अलग दी गई हैं। एक्टर्स वगैरह के घर के सामने हज़ारों लोग, लाखों लोग भीड़ जमा कर देते हैं। इनके बारे में सर जान नहीं है। हमारा ये संस्कृति ये नहीं थी, हमारी संस्कृति ये थी कि हम विश्व गुरु थे, हम विश्व पटल में अपना नाम अंकित करके आए थे, पूरा विश्व हमारे यहाँ पढ़ने आता था। आज हम ऐसी स्थिति पर आ गए हैं कि हमको अपनी ही वास्तविकता का पता नहीं है। हम आज अपनी वास्तविक ज्ञान को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम आज इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। 18-18, 19-19 साल के लड़कों के अंदर डिप्रेशन नाम की साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ रहा है। भाई ये है क्या? पहले कौन था, पहले कौन थे, पहले डिप्रेशन कहाँ था? ये सारी बातें बाद में आई। आज पता ही नहीं लोगों को कि भारत में किस तरह से लूटा गया। भारत क्या था? भारत का नाम हिंदुस्तान आखिर रखा तो किसने रखा? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भारत के महान वीरों की बात आज पता ही नहीं है। मुगल के बारे में पता है लेकिन भारत के महान वीरों के बारे में पता नहीं। अशोक के बारे में नहीं पता है, हर्षवर्धन के बारे में नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता है, कनिष्क के बारे में नहीं पता है। इन सब लोगों को लोग भुलाते चले गए हैं। भारत की जो शौर्य गाथा थी, जो बिहार की भूमि और यूपी की भूमि और ये पूरे भारत की भूमि ने जिन लाडलों को पैदा किया, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। और बाहर की बात की जाए तो कोरिया के बारे में देख लीजिए, सबके बारे में पता किए हैं। ये भारत की तौहीन है। ये आज एक ऐसा समय आ गया है जहां का युवा अपना समय फालतू की चीज़ों में व्यस्त कर रहा है। जहां का युवा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हुआ करता था, आज वहीं का युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ जा रहा है। शर्म नहीं आ रही? 7-7, 8-8 साल के लड़के डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं। 9-9 साल के लड़के स्कूल से परेशान है, प्रताड़ित चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ ही माता पिता को भी सोचना चाहिए, आखिर हम अपने बेटे को किस दिशा में भेज रहे हैं। क्या यही भारत की संस्कृति थी? और क्या यही हम आगे बच्चों को, ये अपने बच्चों को दिखाएंगे? क्या ये सोचना चाहिए। इतना प्रेशर डालते हैं उसको नंबर आने के लिए। आप नंबर ला के आप अपने बच्चे को कर क्या लेंगे? बहुत बड़ी गुजारिश है आपसे, आपके जो माता पिता हैं उन सबसे, आप अगर अपने बेटे के नंबर ले आते हैं रटवा के, उस नंबर से आपके जीवन में कितना चेंज आएगा मुझे ये बता दीजिए। क्लास 5 में अगर लड़का है और क्लास 5 का लड़का 99% लेके करके आ रहा है, उसको कुछ नहीं रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे से क्या करवा लेंगे? अरे उसको समझ में तो आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 60% आए लेकिन समझ में तो आए। ये तो जले, यही नहीं जल रहा तो तुम ये चला करोगे क्या? ये कॉपी वाला कौन देखने आ रहा है?
सब मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक गुलाम, मानसिक दास्ता बढ़ती जा रही है। मेंटल गुलामी ये जो है बढ़ती जा रही है। मेंटल स्लेवरी, माइंड स्लेवरी, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम अपने ही आप के गुलाम होते जा रहे हैं। हम अपने आप को गुलाम खुद ही होते जा रहे हैं, ना कि हम अपने मन को अपना गुलाम। हम अपने मन के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारा मन जो कहता है हम वो करते हैं, ना कि हम जो कहते हैं वो हमारा मन करता है। हम जो कहते हैं वो तो कोई करता ही नहीं है। हमारा मन जो कहता है हम अपने मन के ही गुलाम होते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति यही नहीं थी। इस पर विचार करने की बात है। चलिए, इसीलिए बताया कि 13 साल की, नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते इनके बारे में। 13 साल की थी, 1930 में स्टार्ट ही हुआ है। 13 साल की, 13 साल का लड़का, 13 साल की थी। 13 साल के लड़के को अपने बारे में समझ नहीं होती है कि वो अपनी मम्मी से कितना प्यार करता है, अपने बेटे पापा से कितना प्यार करता है, अपने भाई से कितना प्यार करता है। एक लॉलीपॉप के लिए कहो अपने भाई को ही 2-3 तमाचा मार दे। ये रानी 13 साल की उम्र में अपने देश के लिए न्यौछावर, अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया कि अब आज से ये जिंदगी देश की है, देश प्रेम में काम करेगी। अब ये हमारी नहीं रही, अब तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, ये अस्तित्व सिर्फ अब देश का है। और 13 साल की उम्र में इन्होंने देश प्रेम में लगा दिया अपने आप को। और फिर 1932 में कैप्चर कर लिया गया इनको। क्या कर लिया गया? कैप्चर कर लिया गया। आज का लेक्चर थोड़ा शायद बड़ा हो जाए। और 1932 में इनको कैप्चर किया गया और कैप्चर करने के बाद इनको असम जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? असम की जेल में रखा गया। और फिर इनको 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत, तब 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने छुड़ाया। किसने छुड़ाया? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा फ्री इंडिया में, स्वतंत्र भारत में, कि जब इनके सेक्रीफाइस को, इनके त्याग को, इनके बलिदान को, इन सारी बातों को इस भारत पुनः याद करेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता शायद वो समय आया। हम स्वतंत्रता की, हम अपनी गुलामी में इस तरह जकड़ गए हैं कि अब हमको अपने ही इतिहास के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। हम अपने ही भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य भी इतना अंधकारमय होता जा रहा है। हम इतनी ज़्यादा अपनी इच्छाओं के गुलाम होते जा रहे हैं कि हम सिर्फ उसी भीड़ भाड़ में घूमते रहते हैं और हम अपनी वास्तविकता को ही नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर हमारा मूल अस्तित्व है क्या। जन्म किस लिए हुआ है मेरा? आखिर मुझे करना क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में? हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम किस लिए अपनी आराम की वस्तुओं को लेते हैं? हम किस लिए आराम की वस्तुओं का, ये जो जितनी भी एसी वगैरह आ रही, उतना ही आदमी और ज़्यादा चंचल होता जा रहा है, उतना और ज़्यादा उसके मन में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो आप सामान ले क्यों रहे हैं? सारी जो आराम की वस्तुएं लेते हैं, आराम की वस्तुएं बढ़ती जा रही, हर एक चीज़ मशीन से होती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग चिंता से ग्रसित होते जा रहे हैं, चिंता से ग्रसित। तो भाई बनाए किस लिए थे तुम ये सब, जब तुमको चिंता से ही ग्रसित होना था? यानी इसका मतलब है कि हम अभी भी उस पाथ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो हमें आनंद की तरफ लेता है चलता, सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ। आनंद जो होता है, सुख क्षणिक है, आनंद हरदम के लिए। एक बार मिला तो आनंद हरदम के लिए होता है। हैप्पीनेस इज फॉर ऑल टाइम। सुख क्षणिक है, दुख क्षणिक है, आनंद की बात करिए, आनंद हरदम के लिए होता है। तो ये बात थी रानी जी की। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इनको फिर आज़ाद कराया। समझ लीजिए 13 साल की थी, 15 साल में कैप्चर हुई और फिर उसके बाद 30 साल में इनको आज़ाद कराया गया। जब ये 30 साल की थी और 30 साल तक ये कहाँ थी? जेल में थी। ये बात थी। अब इधर क्या हुआ? इरविन पगला गया भाई। इरविन ने कहा यार हम तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये जो हमसे डिमांड मांगे थे पूरी कर देते तब ही सही रहता। अब देखो पूरा बवा तबाही मचाक बैठा है भाई। अच्छा ये बात हुई। तो 1931 में क्या होता है? 1931 में इरविन कहता है कि चलो ठीक है सर जी, आओ आओ, हम तुम्हारे लिए देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कहाँ? लंदन में। क्या करवा रहे हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या करेंगे? इसमें साइमन कमीशन जो आया था उसी की चर्चा करेंगे। यानी हम तुम्हारे देश के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से संभाला जाए सारी चीज़ें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? जैसे कि राउंड है, राउंड टेबल तुम्हारे यहाँ होती है। तो देखो 2 तरह की टेबल्स होती हैं। कितनी तरह की टेबल्स होती हैं? 2 तरह की। प्लीज सी हियर। एक टेबल होती है ये चौकोर,
इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आदमी बैठा होता है वो सुप्रीम माना जाता है कि ये बड़ा है, और जो छोटे मोटे नौकर चाकर सब ये यानी तुम्हारे घर में जो पिताजी होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, मम्मी जी इधर बैठ जाती हैं, और इधर बैठ जाते हैं बच्चे बच्चे सब छोटे मोटे, यानी सुप्रीम लोग सामने बैठते हैं। यानी यहाँ पर जो सुप्रीम होगा वो दिखाई देता है कौन है। लेकिन दिमाग अंग्रेजों को देखो, इन्होंने बुलाया राउंड टेबल। अब राउंड टेबल में तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब कुछ बराबर है दिखेगा, यानी यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जो बराबरी के होते हैं, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा। लोगों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम रखा कि अब आ ही जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया। अब इरविन अब उधर बैठे थे रैमसे मैकडोनल्ड। कौन बैठा था, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, ब्रिटेन में कौन थे, रैमसे मैकडोनल्ड। अब ये कहे कि अरे इरविन बेटा, हमने तो ये रखी थी, आए काहे नहीं कोई। तो पता चला कि गांधी जी ने मना कर दिया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने मना कर दी, और तेजी से सीडीएम बढ़ता गया, और फिर क्या होता है, इधर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कि क्या कर लिया जाता है, गांधी जी को अरेस्ट। रैमसे मैकडोनल्ड कहता है यार कुछ तो करो इरविन। अब इरविन क्या करता है कि गांधी जी को अरेस्ट करवा लेता है, और गांधी जी के साथ साथ खान अब्दुल गफ्फार खान को भी अरेस्ट करता है, और इसके साथ साथ 90,000 लोगों को क्या कर लेता है, 90,000 सर 1 करोड़ 1 लाख 90,000 हो गया, 90,000 लोगों को कैद करवा लेता है। और जब ये बात होती है, जब गांधी जी देखते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग हुए, तो गांधी जी अब बात मान जाते हैं इरविन की, और कहते हैं कि ठीक है चलो, अच्छा अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, सेकेंड आरटीसी, वो होती है 1932 में। और गांधी जी और भी बातें इरविन से होती हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं जिसको। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ये सारी बातें होती हैं, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले गांधी और इरविन के बीच में जो बातें होती हैं उसी को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या होता है कि इसमें जो इरविन है वो सारे रिलीज कर देगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। किसको ही रिलीज कर देगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब यही तो गलती हुई है। गांधी जी ने कहा कि देखो अब 1932 की बात चल रही, इसी समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी जेल में है, तो गांधी जी को छुड़वाना था। गांधी जी चाह रहे थे, देखो अब आज तुमको बताते हैं इसके बारे में। तो गांधी जी चाह रहे थे कि ये सब छोड़ दिए जाएं। तो गांधी जी ने कहा कि भैया देखो हम जाएंगे तो तुम्हारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा इरविन से। इरविन ने कहा क्या करना पड़ेगा, कहा कि तुमको ये जो कैदी हैं तुम्हारे यहाँ राजनैतिक, ये जो कैदी हैं तुम्हारे यहाँ, इनको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर इरविनवा खेल गया। इरविन ने कहा कि ठीक है, कैदियों को छोड़ना ठीक है, हम जितने भी राजनैतिक कैदी हैं उनको छोड़ देंगे। और यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव राजनैतिक कैदी थोड़ी ना थे, क्योंकि इन्होंने मारा था, ये क्रिमिनल थे, राजनैतिक कैदी नहीं थे अंग्रेजों के हिसाब से। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो थे जो धरना वगैरह देते हैं और इनको बंद कर लिया जाता, उनको कहते हैं राजनीतिक कैदी। और यहीं पर खेल गए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़े गए 90,000, ये सब जितने थे सब छोड़ दिए गए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छोड़ा गया। और सर 23 साल में, 23 साल क्या उम्र होती है सर, 23 साल, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। ऐसे लोगों को हमको अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे हमारा हीरो कौन है, तो रियल में तो हीरो ये हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग हैं। सर आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये जो आप सब एक्टर बना रहे हैं, ये रियल हीरो थोड़ी ना। रियल हीरो ये हैं जिनसे तुमको आज़ादी मिली, जो तुम रह रहे हो जिस देश में। एक बार देखो कंडीशन पाकिस्तान की, जो अरब के देश हैं, सीरिया वगैरह, इन सब चीज़ों, एक बार हालत तो देखो। सर जिस देश में रह रहे हो तुम्हारी बहुत खुशनसीबी होगी, तुमने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम आज इस देश में रह करके पैदा हुए हो, और इस जन्म लेने के बाद तुम आज यहाँ पर रह रहे हो, जो तुमको इतने अधिकार मिले हैं, भारत माता के आंचल में रह करके आज तुम बढ़ रहे हो। हर पल तुम्हारा देश के लिए होना चाहिए, हर कतरा आंसू का तुम्हारा देश के लिए बहना चाहिए, हर निगाहें तुम्हारी सिर्फ देश की अच्छाई के लिए आगे अग्रसर होनी चाहिए, हर तुम्हारी कलम सिर्फ देश की अच्छाई के बारे में चलनी चाहिए। इस तरह का तुम्हारा जज्बा होना चाहिए, तो तुम अच्छे देश प्रेमी हो। और देश प्रेमी नहीं हो तो बनो,
ठीक है। तो आज काफ़ी शायद बड़ा लेक्चर हो जाए, तो इसके लिए हमको कल फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन कल पक्का कंफर्म एक ही दिन में आ जाएगा लेक्चर। अब आज यहाँ तक देखे हो तो यहाँ तक कि गांधी इरविन पैक्ट की बात हम करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के आगे की जस्ट स्टार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। पक्का कल ही आ जाएगी, और जहाँ हो सकेगा तो लाइव चला देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब पर डे क्लास आएगी, वादा है आपसे। जय हिंद।